हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि इंडियन पॉलिटी हमें कवर करनी है HCS के सिलेबस के हिसाब से। पॉलिटी क्या है कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था, आज भी उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कैसे कैसे क्या क्या है सिलेबस में, क्या मेन चीज है, किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए। आवाज ठीक से आ रही है ना सभी को? अब स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से। तो हमारा टारगेट है 2021 में जो HCS का एग्जाम होने वाला है उसको फोकस करके तैयारी करेंगे। तो पहला हमारा जो सेक्शन है वो है पॉलिटी, राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था। तो इस लेक्चर से जुड़ी हुई जो भी PDF होगी वो आपको आपके व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि कहीं इसका कुछ मिलेगा नहीं, आराम से मिलेगा। दूसरा, आज मैं जो करवाने वाला हूँ, एक बार कॉपी पेन अपनी रेडी रखना, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी पॉलिटी समझने में बहुत ज्यादा मदद करे। ये जो लेक्चर रहेगा आज का, इस लेक्चर से पिछले 3 बार में जो प्रीलिम्स हुआ है, एक इस अकेले लेक्चर से आपको पिछले 3 प्रीलिम्स में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक लेक्चर से। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर के साथ अच्छे से बने रहें। ये मान के चलो कि मतलब आपको अब पूरा व्यू बदल जाएगा पॉलिटी को लेकर, कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद करे, रटे या क्या समझे क्या नहीं। उस चीज को बिल्कुल चिंता फ्री होके आराम से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कोर्स है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो हमारा नंबर मैंने दिया हुआ है, जो कल भी आ रहा था, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। मैं स्पेशली आपको भिजवा दूंगा। तो यहाँ पे ये नंबर भी है, इस नंबर को कॉल करना है। आराम से वो आपको एक एक चीजें बताएंगे कि कोर्स क्या है, कैसे क्या है, कैसे क्या टाइमिंग रहेगी, सब चीजों को आराम से आपसे डिस्कस किया जाएगा। साथ में कुछ बच्चों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, अब मेरे ऐसी सिचुएशन है मैं क्या करूं, या इस टाइप में क्या होगा। तो उन सब चीजों की इंक्वायरी आप आराम से, बिल्कुल कहते हैं ना तसल्ली पूर्वक, कहते हैं ना भाई, कई सारी दुकानों में लिखा होता है यहाँ पे काम तसल्ली बख्श किया जाता है, तो तसल्ली बख्श आपको समझाएंगे, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो O2IAS एकेडमी है, इस एकेडमी के लिए जो HCS का फाउंडेशन कोर्स अगर लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। और साथ में HCS के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, कल हमने कुछ पढ़ा था, बेसिक सा पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आप लिख के देख सकते हैं। उसको ऑप्शन वाइज मैंने नहीं बनाया है, मैंने उसको क्रिएट किया है एक मतलब सब्जेक्टिव टाइप में। बाकी आप थोड़ा सा उसको आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद हमें ये समझना है, आज का हमारा जो मेन सेक्शन है वो यही है, एक पॉलिटी का पूरा ओवरव्यू लेना, और साथ में ये समझना कि भारत के संविधान, जो सबसे बड़ा जो टेंशन है बच्चों को वो ये है कि संविधान कैसे याद होगा। तो आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि संविधान को डिजाइन जो किया था, ड्राफ्टिंग एक कमेटी होती थी, भीमराव अम्बेडकर होते थे, लेकिन भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। उसकी जो डिजाइनिंग थी वो क्यों ऐसी है कि हमारे देश के संविधान में पहले नंबर पे जो भाग है वो पहले पे क्यों है, अगर हम इस कारण को समझ लेंगे, उसको लिंक कर लेंगे, तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। साथ में देखो क्या है, संविधान का मतलब सिंपल सा है कि एक सिटी आपके सामने, एक शहर मान लो, उस शहर के अंदर लगभग 450 गलियां हैं, उसके अंदर लगभग 25 कॉलोनी है, उसके अंदर लगभग 12 फ्लाईओवर हैं। हमें एक इंसान होता है जो सीधा 450 गलियां याद करने उतर जाए, उसकी बजाय एक इंसान पहले कॉलोनी समझेगा, वहां पे क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं, उस चीज को फोकस करेगा। और उसके बाद 12 फ्लाईओवर का मतलब है बहुत सारी चीजें लिंक की हुई हैं जिनको शेड्यूल्स कह देते हैं। समझेंगे ये सब चीजें क्या होती हैं, आज इसको बिल्कुल शांति से आराम आराम से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सोचो, पिछले 3 बार के प्रीलिम्स में लगभग 26 से 27 क्वेश्चन पूछे हुए, उन 27 में से 7 क्वेश्चन केवल आज के लेक्चर से रहेंगे। ये लेक्चर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आप समझ सकते हैं। बस एक कॉपी पेन लेके जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसको एक बार ट्राई करके देखिए। आपको ये लगेगा कि संविधान के अंदर जो चीजें हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। कुछ बड़ी बात होती तो ये सोचते भाई कोई कर ही नहीं पाता, तो इसका आर्ट का सब्जेक्ट, क्योंकि इसको तो साइंस का सब्जेक्ट रखना चाहिए था।
लेकिन इसको आर्ट का सब्जेक्ट रखा हुआ है साथ में, बहुत सिंपल बातें हैं, उन्हीं को समझना है, ज्यादा कुछ हमने रॉकेट साइंस नहीं समझनी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वे क्वेश्चंस, वे 7 क्वेश्चन मैं आज बाकायदा टाइप करके आपके लिए आराम से पीपीटी में लेके आया हूं स्पेशली, ताकि आपको ये पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन, जब हम पूरा लेक्चर कर लेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी सोल्व करके देखेंगे कि वो क्वेश्चन सच में वहीं से है, आपको सोल्व कर पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं है उसमें, बिना ऑप्शन के आपको सोल्व करना है, और 99% आप उसको आराम से सोल्व कर लेंगे। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखेंगे तो 100% सोल्व कर लेंगे। तो इस बात को एक लेक्चर के साथ बने रहना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपी पेन के साथ, जैसे मैं एक पूरा डायग्राम तैयार करूं, आपको एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम ही आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, पूरे का पूरी पॉलिटी उसी के अंदर आ जाएगी। तो आपको अपने आप में बहुत सारी, एक सिंपल वे है वो संविधान को समझने का, तो इस चीज को आप फोकस करें, थोड़ा सा समझेंगे कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। देखो कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। अब देखो कल हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक शब्द है, शब्द का नाम है राज्य की व्यवस्था, या जिसको कह देते हैं राज व्यवस्था। तो हमने एक शब्द समझा था जिसको कहते हैं राज्य, स्टेट क्या होता है। दूसरा शब्द है सिस्टम, एक देश को चलाने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। ये हमारे केवल हमारे देश का सिस्टम नहीं है, कई देशों का सिस्टम है। तो राज्य क्या होता है पहले ये समझा। तो राज्य क्या होता है भाई, जिस जमीन के प्रति जनता के अंदर फीलिंग ऑफ वी, हम की भावना आ जाए, मतलब जमीन के टुकड़े पर रह रहे हैं तो हम की भावना लेना, वो राज्य कहलाता है। लेकिन केवल हम की भावना से देश नहीं बन सकता, देश को बनाने के लिए 4 तत्व चाहिए, ये 4 तत्व ही सब कुछ हैं। पूरी पॉलिटी को आपको कनेक्ट करना सिखाएंगे इन्हीं 4 चीजों से। तो राज्य जो है, इस राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है उसको कहते हैं भूभाग, मतलब लैंड, या ज्योग्राफिकल एरिया कह सकते हैं। दूसरा जो सिस्टम है, दूसरी जो चीज है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। भाई सबसे पहले देश बनाने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए, हवा में देश नहीं बनेगा, पानी में नहीं बनेगा। इसके बाद देश को बनाने के लिए क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। जनसंख्या जो उस देश के ऊपर रहेगी। अब ये जनसंख्या जो है काफी शरारती तत्व टाइप की होती है, तो इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए, एक सरकार चाहिए। जो गवर्नमेंट क्या करती है, सर एक बार दोबारा से अपने आप को चेक करो, क्योंकि बाकी सभी को आवाज ठीक आ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके तरफ कोई टेक्निकल इश्यू हो, या इसको दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लो, या फिर वहां से कई मतलब वॉइस के कुछ ऑप्शंस होते हैं। हाँ यस, जो कॉल ओवर इंटरनेट है उस पर ओके करो, उसी कॉल ओवर इंटरनेट के ऊपर तो आपकी आवाज आ जाने लग जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है सरकार है, सरकार क्या करती है, सरकार कंट्रोल करती है इस पॉपुलेशन को। ये पॉपुलेशन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज होती है, हम ही है पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के पास ताकत होती है निर्णय लेने की, जिसको कहते हैं संप्रभुता या सोवरनिटी कह देते हैं। सोवरनिटी का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति। जैसे मैंने एक एग्जांपल कल दिया था भाई, नरेंद्र मोदी ने एक, वो तो एक बेसिक एग्जांपल है कि 500,000 के नोट बंद कर दिए, ऐसे दिन में पता नहीं कितने निर्णय लिए जाते हैं। अभी नोट बंद करने के साथ किसी देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, किसी की ऐप बंद कर रहे हैं, किसी का कुछ बंद कर रहे हैं, वो सब चीजें जो हैं वो सब मैटर कर रही है हमारे निर्णय लेने की ताकत के ऊपर। तो संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार जो होती है, गवर्नमेंट होती है, उस सरकार के, हमने देखा था ये चीज समझनी है बस। उसके बाद सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, 4 ऑर्गन माने जाते हैं। 3 ऑर्गन कौन से हैं, सबसे पहले सरकार जो काम करती है, देखो खेल सारा कानून का है, लॉज का है। तो सरकार सबसे पहले एक अंग होता है सरकार का, उसको कहते हैं विधान पालिका, मतलब लेजिस्लेटिव। विधान पालिका का मतलब सिंपल सा है कि जिसका काम कानून बनाना हो। सिंपल बेसिक बात है, हमारे देश के कानून कहाँ बनते हैं, तो संसद में बनते हैं, और हरियाणा राज्य के जो कानून है वो विधानसभा में बनते हैं, ठीक है। एमपी एमएलए यहाँ पे बैठते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पे बैठते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। फिर बात आती है विधान पालिका, इन्होंने कानून बना दिया,
तो कानून बनाने के बाद अगली चीज है कि कानून को क्या करना है, लागू करना है। तो कानून को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। अब यहाँ पे कार्यपालिका में कई देशों में राष्ट्रपति होते हैं जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। हमारे देश में भी राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष है, लेकिन हमारे देश में जो अथॉरिटी है वो बेसिकली प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसके बाद तीसरा जो अंग है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट और राज्यों में गवर्नर, ये हमने कल समझ लिया था। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूटिव के साथ वो है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, ठीक है, जिसका काम क्या है, कानून की रक्षा करना, कोई गलत कानून ना बना जाए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है जुडिशरी का मतलब जो न्याय करेगी, कानून की रक्षा करेगी, व्याख्या करेगी, कानून के अंदर कोई चीज गलत है या नहीं है वो चीज डिसाइड करती है न्यायपालिका, जुडिशरी। और एक सरकार का चौथा स्तंभ, बहुत बार क्वेश्चन आता है, फोर्थ पिलर ऑफ ए गवर्नमेंट, वो क्या है, उसको कहते हैं मीडिया। तो मीडिया है वो इन तीनों ऑर्गन्स के ऊपर दबाव बना के रखता कहीं ना कहीं। जब ये कुछ गलत हरकतें करते हैं, कोई क्राइम करते हैं या अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो ये जनता को दिखा देता है। तो जनता क्या करती है, जनता का प्रेशर ऐसा होता है कि किसी को भी जेल में या फिर उसको अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है। ये दबाव जनता का होता है ऐसा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात समझो, ये बेसिक सामने समझा था, ज्यादा कुछ समझा नहीं, थोड़ा सामने समझा था भाई। हमें अपने आप को विजुअलाइज करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है। जैसे हम देखो बचपन में हम ABCD पढ़ते थे तो बच्चे को पहले ए दिखाया जाता था, A फॉर सामने एप्पल रख दी जाती थी। लेकिन अब हमने वो तरीके छोड़ दिए हैं, हम सब रटने पे उतर लिए हैं। रटने की प्रवृत्ति से बाहर निकलो, उसी इमेजिनेशन को फोकस करो जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत आपको आसान बनाती थी चीजों को। उन्हीं चीजों से अगर आप चलेंगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहला है कितने प्रकार, कितने तत्व चाहिए। कल जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे या कल की जो लेक्चर था जो आज भी रिकैप किया, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे किसी राज्य को बनाने के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि राज्य बनाने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं। सबसे पहले जमीन, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद सरकार, उसके बाद संप्रभुता। इसके बाद है उनके नाम क्या हैं, तो नाम भी आपको पता चल ही गए हैं। इसके बाद किसी सरकार के कितने अंग होते हैं, हाउ मैनी ऑर्गन्स आर देयर ऑफ ए गवर्नमेंट। तो सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, मेनली 3 ही है। वो एक मानना जाता है कि चौथा पिलर है जनरली। एक तरीके से पिलर का मतलब है जो संभाल के रखता है उस चीज को। तो अंग तो 3 ही है। तो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। पहली कानून बनाती है, कार्यपालिका मतलब लागू कर देती है, और जुडिशरी उसको न्याय करती है, अलग अलग तरीके से उसको संभाल के रखती है। सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है, बेसिक सा है, आपको पता चलेगा। विधानपालिका जो संसद है, विधानसभा है, वहां पे कानून बनते हैं। सरकार का कौन सा अंग कानून लागू करता है। अब ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चीजें बहुत जरूरी, हाँ जब समझेंगे उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी इससे रिलेटेड। इसके बाद कानून की रक्षा करने का काम सरकार के किस अंग का होता है, तो जुडिशरी का होता है, ये आपको पता चल गया होगा। कानून की व्याख्या करने का काम सरकार के किस अंग का होता है, तो वो भी जुडिशरी का है। अगर किसी कानून में एक एक बात के कई कई मतलब हो सकते हैं, तो किसी कानून में किस बात का क्या मतलब है, ये बात डिसाइड होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे किसी कानून की व्याख्या कर सकते हैं, उसके अंदर किस बात का क्या मतलब होगा, ये बात डिसाइड करने का काम उन्हीं का है। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं, तो संप्रभुता क्या होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक संप्रभुता, मतलब हमारे देश में अंदर क्या होगा वो बात डिसाइड करनी है। और दूसरी होती है बाहरी संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। हम किसी विदेशी देश के साथ, किसी विदेश के साथ या किसी देश के साथ, अपने पड़ोसी हैं या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके साथ हम कैसा रिश्ता रखते हैं, ये बात डिसाइड होती है बाहरी संप्रभुता से। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, हरियाणा जो राज्य है, अगर कोई भारत में जितने भी राज्य है उनके पास अपना पर्टिकुलर एक भूभाग है,
उसके अंदर रहने के लिए जनसंख्या है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है जैसे हरियाणा सरकार, और सरकार के पास ताकत है निर्णय लेने की, लेकिन केवल अंदर के निर्णय, बाहर के निर्णय है जो वो केंद्र सरकार लेती है। अगर ये बाहरी निर्णय लेने की ताकत भी किसी राज्य को दे दी जाए, इसका मतलब वो एक देश बन गया है। तो हमारे देश में जो राज्य हैं उनके अंदर जो भी अथॉरिटी उनके पास, कि उनके पास बाहरी संप्रभुता नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर किसी राज्य को बाहरी संप्रभुता दे दी जाए तो ये आपको पता चली गया भाई कि अगर बाहरी संप्रभुता दे देंगे तो वो राज्य देश की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि उसके पास सभी चीजें हो जाएंगी जो एक देश बनाने के लिए चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अपना जो आज का सबसे मेन टॉपिक है, जिस सेक्शन के लिए हम आज मतलब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट जो एक सेक्शन है जो आप समझना चाहेंगे, या जिससे आपको पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत अच्छी समझ पैदा हो जाएगी। उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाइए, और मतलब कहते हैं ना दिल थाम के बैठिए, तो थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ये लगे भाई कि ऐसा क्या बताने वाले हैं। तो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएंगी कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सबसे पहली चीज है, एक डायग्राम हम क्रिएट करने वाले हैं। देखो, एक चीज है जिसको कहते हैं राज्य है। राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, नेशन से है। राज्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हरियाणा राज्य, राज्य का मतलब दुनिया में जितने देश हैं वो सब राज्य हैं। तो जो राज्य हैं, राज्य को बनाने के लिए कितने तत्व चाहिए? तो राज्य को बनाने के लिए 4 तत्व चाहिए। सबसे पहला जो तत्व है उसको कहते हैं भूभाग, पता चल गया होगा। राज्य को बनाने के लिए दूसरा तत्व कौन सा चाहिए? तो राज्य को बनाने के लिए दूसरा तत्व चाहिए जिसको कहते हैं जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन। तो लैंड, पॉपुलेशन। इसके बाद राज्य बनाने के लिए तीसरा तत्व कौन सा चाहिए? तो राज्य को बनाने के लिए तीसरा तत्व चाहिए, उसको कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट। और चौथा जो तत्व है उसको कहते हैं संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सोवरनिटी कह देते हैं। अब एक बात सोचो, जिसने संविधान लिखा उसने भी ये सोचा भाई कि संविधान में क्या लिखूं, कहां से स्टार्ट करूं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो हमारा जो देश का संविधान है उसका थोड़ा सा एक रफली आइडिया लेते हैं वो है क्या, और उसके बाद शुरू करते हैं कि उसने इन चीजों से कैसे उसको कनेक्ट किया। तो देखेंगे, तो जैसे मान लो अगर हमारा देश का संविधान एक किताब है, ये एक बुक है, समझेंगे इसके अंदर क्या क्या है। अगर संविधान के अंदर, संविधान एक किताब है, तो किताब को जब आप खोल लेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज मिलेगी जिसको कहते हैं प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना। हमारे संविधान की बेसिक थॉट जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है क्या? इसके अंदर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पद। एक बार सर आप कॉल ओवर इंटरनेट कीजिए, उसके बाद आपको सुनाई देगा। एक बार कॉल ओवर इंटरनेट लिखा रहा होगा। ठीक है, तो संप्रभुता पद एवं अवसर की समता देने के लिए तथा उन सभी में देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपने देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। ये एक पूरा का पूरा डाटा है, मतलब जो भी आप किताब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पहले पेज पे लिखी होती है। कहीं पे भी आप जाते हैं पढ़ते हैं, जनरली बहुत सारी जगह तो इसको मतलब बैनर की तरह बना के लगा दिए जाते हैं। रोहतक में जाएंगे तो अंबेडकर चौक है, वहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, और वहां पे उसके साइड में एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर पूरा बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका हर शब्द इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको पढ़ेंगे एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, इसके अंदर कोई शब्द है तो क्यों है, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, क्या इसके अंदर बताया गया है, एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं।
इसके ऊपर बहुत झगड़ा था कि ये संविधान के अंदर है या नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट मना करता रहा ये संविधान में नहीं है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी व्याख्या बदली और उन्होंने कहा कि हाँ ये संविधान के अंदर है और हम चाहें तो इसके अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रियम्बल इसके अंदर पाया जाता है सबसे पहले। इसके बाद प्रियम्बल के बाद अगर बात करें तो संविधान के अंदर जैसे दूसरे नंबर पे जब हम अंदर जाएंगे तो उसके बाद मिलती हैं अनुसूचियां, मतलब शेड्यूल्स। अनुसूचियों का मतलब सिंपल सा है, अनुसूचियों का मतलब सिंपल सा है कि भाई हमारे देश के संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो या तो ऐसा मान लो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मानेगी, या ऐसी हैं जिसके अंदर चेंज होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, या ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है। उन सब चीजों को निकाल लिया गया है एक जगह पे। जैसे मान लो अगर शपथ है, अब एक राष्ट्रपति है भाई, राष्ट्रपति शपथ ले रहा है, फिर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहा है, हमने हर जगह लिखा भाई ये राष्ट्रपति ये शपथ लेगा, कौन दिलवाएगा, सब चीजें आपने लिखी। फिर आपने देखा कि भाई उसकी बजाय आपने क्या किया, वो सभी सभी जितने भी शपथ वाले थे सबको एक ही जगह ले आए, यहाँ पे शपथ आपकी। भाई किसी की सैलरी है, शपथ या प्रतिज्ञान कह देते हैं, एक शब्द और लिखा होता है शब्द या प्रतिज्ञान, बहुत सारों को पता नहीं होता ये क्या होता है। शपथ वो लेता है जो इंसान भगवान में विश्वास रखता हो, तो शपथ लेते हैं आस्तिक, ओथ कह देते हैं। और प्रतिज्ञान वो इंसान लेता है जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, वो कैसे किसी की कसम खाएगा भगवान की, क्योंकि वो मानता ही नहीं भगवान को। तो प्रतिज्ञान लेते हैं, मतलब वो शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है जैसे मान लो सैलरी है भाई किसी की, अब लिखा ये सैलरी है भाई, कल को ऐसा हो गया भाई समय आया हमने 7th पे कमीशन लागू किया, 8th पे कमीशन आ गया, हमने चेंज करना पड़ा, सभी की सैलरी बदल गई, तो हमें सैलरी संविधान के हर हिस्से में जाके सैलरी बदलनी पड़ेगी। उसकी बजाय हमने एक ही जगह सबकी सैलरी लिखी हुई है। तो शेड्यूल्स क्या हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर या तो चेंज होने की संभावना ज्यादा है, या वे सभी कॉमन है कि एक ही टाइप की है, तो वो अलग अलग जगह लिखने की बजाय एक ही जगह लिखी हुई है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। प्रतिज्ञान को इंग्लिश में बेसिकली अभी वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है मैं उसके साथ लिख के दे दूंगा, एग्जैक्टली शब्द ध्यान नहीं आ रहा, एफर्मेशन होता है शायद, मेरे को जहां तक ध्यान है एफर्मेशन टाइप का शब्द होता है, शपथ को ओथ कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, जैसे शेड्यूल्स के बाद जब हम अंदर घुसे, अब देखा हमने तो हमारे देश के संविधान को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स हैं, बहुत सारे भाग हैं संविधान के, अलग अलग भाग हैं। वे भाग जो हैं उनकी संख्या जब देश बनाया गया था तो 22 होती, जैसे अनुसूचियां हैं तो उनकी संख्या पहले 8 थी, बाद में हमने 4 और जोड़ दी, आज के दिन 12 है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। कितनी अनुसूचियां हमारे देश के संविधान में मतलब ऐड की गई, बाद में ऐड की गई, तो 4। फिर हर अनुसूची को जैसे हम पढ़ेंगे तो 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, बाकायदा विद नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 नंबर का संबंध किससे है, 2 का किससे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आते हैं शेड्यूल से, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर बात आती है इंग्लिश में जो वर्ड हैं, अगर उनको तो इंग्लिश में बोल ही रहे हैं, बाकी थोड़ा सा और आई विल ट्राई टू एलोबरेट एवरीथिंग इन इंग्लिश। फुल तो नहीं कह सकता कि भाई पूरा पूरा करूंगा, लेकिन ये है कि कोशिश करूंगा अच्छे से चीजों को थोड़ा समझने में आना चाहिए। हिंदी इतनी तो समझती होंगे आपके, हिंदी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अनुसूचियां जो शेड्यूल्स हैं वे हमारे देश के संविधान में 12 हैं, पहले 8 थी, बाद में हमने 4 और ऐड कर दी, तो वे होगी 12। अब बात आती है हमारे देश के संविधान में पार्ट्स कितने हैं, भाग कितने हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट्स की संख्या, जब देश का संविधान बनाया गया 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, तो इस टाइम पे इसकी संख्या थी 22। फिर बाद में हमने इसमें कुछ भाग जोड़े और कुछ हटा दिए, जिसकी वजह से आज के दिन इसकी संख्या है 25। कैसे जोड़े कैसे हटाए, तो पहले हमने जो भाग था, सबसे पहले भाग नंबर 22 थे, उसके बाद हमने क्या किया, एक भाग हटाया 7 नंबर, फिर हटाया 9 नंबर, ये दोनों संविधान से हटा दिए। फिर हमने दोबारा से भाग नंबर 9 को जोड़ा, दोबारा से उसको ऐड कर लिया। उसके बाद हमने भाग नंबर 9 ए जोड़ा,
9b जोड़ा, ऐसे ही एक भाग है भाग नंबर 4a, ये हमने ऐड किया। एक भाग है 14a 14a, ये हमने दो भाग हटाए तो मतलब 21 हो गए, तो 9 दोबारा से आ गया था तो 22 हो गए। उसके बाद 23 24 25 26, 7 और 9 में 7 नंबर भाग अभी भी नहीं है संविधान में। भाग नंबर 4a नया ऐड किया गया था, 9a 9b और 14a, ये शायद दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 22 और 4 26, ये 1 2 3 4 और एक इसमें से हटा दिया तो 25 भाग, ठीक है। ये कायदा दो बार काउंट कर लिया था, सॉरी। तो भाग नंबर 4a नया है, 9a नया है, 9b नया है और 14a नाम के नए नाम है, ये नए ऐड हैं और 25 भाग फिलहाल हैं। हर भाग के अंदर आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। हर भाग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, कुछ बातें हैं बेसिकली। हर भाग के अंदर नाम है उसका, पहले उसकी हेडिंग है, उसके बाद उसको मेनली मतलब एलोबरेट किया गया है उसी चीज से रिलेटेड कि ये क्या है, किस चीज से संबंध है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। उन बातों को कहते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स। जब हमारे देश का संविधान बनाया गया था तब हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल्स होते थे। आज के दिन भी आपको जान के हैरानी होगी कि नंबर आखिरी 395 ही है। 396 नाम का कोई आर्टिकल संविधान में नहीं आया, लेकिन हमने इसके अंदर ही बहुत सारी फेरबदल कर दी। कहीं पे हमने ऐड किया, जैसे एक आर्टिकल है 243, आर्टिकल 243 ए से लेकर जेड तक आया, फिर जेड ए से लेकर जेड टी तक आया। तो इसके अंदर ही हमने लगभग 46 आर्टिकल ऐड किए हुए हैं एक एक आर्टिकल्स में। तो कई बार ऐसा किया हमने कि जो हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर हमने एबीसीडी लगा के बहुत सारे आर्टिकल्स में एबीसीडी क्या है, इसको कहते हैं क्लॉज। तो क्लोजेज हैं, अगर एबीसीडी के सामने भी कोई नंबर लगा दे जैसे 19(1), तो ये है क्लोज 19(1), और 19(1)A लगाएंगे तो उसको कहेंगे सब क्लोज, तो उसके आगे भी अगर लगा देंगे तो सब क्लोज बन जाएगा। तो संविधान को हमने क्लोजेज और सब क्लोजेज के साथ और ऐड कर दिया। तो फिलहाल इसकी जो संख्या है वो लगभग जनरली अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उनमें आंसर ये 448 ही मान रहे हैं। बाकी इसके अंदर और थोड़ा सा बदलाव हो चुका है क्योंकि संविधान में संशोधन हो रहे हैं। संशोधन का मतलब सिंपल सा है कि अगर हमें कोई बात चेंज करनी थी, कोई बात ऐड करनी थी, हटानी थी, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। भारत के संविधान का एक भाग है। ये प्रोसीजर है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। जैसे किताब है, किताब के अंदर कोई बात हमें लगी कि ये चीज है, इसको हमें वी हैव टू चेंज दिस, ये बात हमें लग रही है कि इसको जरूरत नहीं है अब क्योंकि समय बदल रहा है। अभी 448 है सर, 395 आखिरी नंबर है, लेकिन बीच में जो ऐड हुए हैं उनको जोड़ेंगे तो 448 आंसर मान रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात ये है, बाकी ये मतलब नंबर वाले का जनरली एग्जामिनर के ऊपर भी हो सकता है, अभी नंबर ये मान ले आखिरी नंबर क्या है ये पूछ ले टाइप का, बाकी आज तक कभी देखा नहीं गया। जनरली क्वेश्चन ये आता है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे। यस 448 हैं अमेंडमेंट्स के बाद, बिल्कुल। तो अनुच्छेद हैं वो 395 थे, 22 भाग थे, उसके अंदर ऐड होके आज के दिन 25 भाग हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, ये ध्यान रखना है। तो हमारे देश के संविधान के अंदर जो संविधान संशोधन करने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमने कॉपी की हुई है, ली हुई है, या उसका जो सिस्टम है वो हमने लिया हुआ है साउथ अफ्रीका नाम के देश से। तो हमने अब तक हमारे देश में लगभग 125 संविधान संशोधन पेश किए हैं। उसमें से बहुत सारे संविधान संशोधन ऐसे जो पेश तो कर दिया भाई ये बात हमें चेंज करनी है, लेकिन वो आज तक पास नहीं हुई। तो हमारे देश के संविधान में आज तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं। 104 वहां भी करंट में हुआ था 2020 में, तो 104 संविधान संशोधन अब तक हुए हैं। हाँ 395 के 395 उनमें से कुछ रिपील हो चुके हैं, जरूरत के हिसाब से घट गए हैं बीच में से। कोई नंबर जैसे 338 है, नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल हमने हटा भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, संशोधन के हिसाब से। मेन बात है कुछ घटे तो उनको हटा दिया गया, जैसे इसमें 7 नंबर भाग नहीं है तो जो हमने घटा वो कम कर लिया और बाकी जो ऐड हुए वो जोड़ लिए, तभी तो 25 हुए। तो 4 जुड़ने जुड़ने वालों को नहीं, घटाने वालों को भी बनाया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो सिंपल सा है। अब इसके अंदर जो हमने संशोधन किए हैं वे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं।
लेकिन पेश जो किए हैं वो हमने लगभग 125 संविधान संशोधन पेश कर चुके हैं हम। यस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी बात कि हमारे देश के संविधान में ये जो 22 भाग हैं, इन 22 भागों को कैसे एडजस्ट किया हुआ है उसको समझेंगे। एक डायग्राम को बना लेना अच्छे से, चीजों को फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए बात। देखो, सबसे पहली चीज है भूभाग। जिसने संविधान बनाया उसके दिमाग में एक बात आई कि सबसे पहले देश बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाग नंबर, यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्ट, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स, कौन से अनुच्छेद उस भाग से संबंधित है। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली उसके अंदर कहाँ कौन सी चीज ऐड की हुई है और वो कैसे ऐड है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरली, और ये भी देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या आ चुके हैं, तो अभी आपको जनरली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो संविधान में भाग लिखा उसका नाम है भाग नंबर 1। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो संबंधित है लैंड से, जमीन से। तो हमने कहा कि हमारे देश के संविधान में सबसे पहले हम बताएंगे जमीन को, तो उसका नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इंडियन यूनियन, भारत संघ एंड इट्स टेरिटरीज, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये है भाग नंबर 1 जिसका संबंध है जमीन से। उसमें जमीन बताई हमें सबसे पहले, क्या बताया हुआ है आर्टिकल, पहले 4 बातें इसी के लिए हैं। संविधान की पहली 4 बात यही बताती हैं कि हमारे देश के संविधान में जो भाग नंबर 1 है वो क्या है, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहली बात क्या है ये बताया भाई, हमारे देश का नाम क्या है, उसमें लिखा हुआ इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे बात लिखी हुई है। उसके बाद हमने बताया कि अगर हम चाहें तो किसी नए राज्य को पैदा कर सकते हैं, मतलब निर्माण कर सकते हैं, पैदा करने का मतलब ये नहीं कि पैदा कर देंगे तो निर्माण कर सकते हैं, चाहे तो किसी राज्य को ऐड कर सकते हैं। भाई कोई देश अगर हमारे देश में, यस ऑफ कोर्स, ये अनुसूची है भाई, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये हमने लिखे हुए हैं अनुसूची में, शेड्यूल नंबर 1। एक बार चेक करो पूजा मैम के एग्जैक्टली वो, एक बार थोड़ा सा लॉग आउट लॉग इन करके देख लो या फिर चीजें चेक करके देखो, क्योंकि हो सकता है आपको कोई इश्यू हो। बाकी किसी को कोई इश्यू भाई दिखाई देने में जो मैं लिख रहा हूं? किसी को कोई इश्यू है एक बार मैसेज करेंगे प्लीज, और किसी को कोई इश्यू हो जो मैं लिख रहा हूं उसके विजिबल होने में? अगर ओके, इसका मतलब कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर के इंटरनेट में या कोई प्रॉब्लम हो, तो इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सबसे पहले बताया 4 बातें बेसिक सी बताई हुई है। देखो सिंपल सा बात समझ के चलते हैं, याद करना हम यहाँ पे अभी याद नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं केवल, हमें केवल एक चीज देखनी है, समझनी है कि बेसिकली कैसे अटैच किया, उसके अंदर क्या है। और ये याद रख, अब ये इस डायग्राम को आपको 2-3 बार 4-5 बार अपने हाथ से देख देख के बनाना है नंबरों के साथ, क्योंकि ये नंबर जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो मैं तो पहले आर्टिकल में याद ही नहीं रखूं, मैं तो दूसरे नंबर पे करूंगा, 5वें नंबर पे करूंगा, वो अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है, वो हमने जो संविधान में बनाया है। ये योर रिटन डिस्प्ले, और किसी को भी है भाई ये इशू कि विजिबल नहीं है? सब ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं ओके मैम। तो इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है ओके। नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा चेक कर लो। अब बात आती है कि इसमें लिखा क्या हुआ, सिंपल सी 4 बातें बताई गई हैं। उसमें एक बेसिक सी बात ये है कि हमारे देश के का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, पहले नाम बताया। फिर इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सब इसके अंदर बताया हुआ है।
फिर अगर हम किसी स्टेट को, आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि यदि हम किसी स्टेट को ऐड करना चाहें या इसको रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव कर सकते हैं। ये अथॉरिटी हमें, हमने अपनी संसद को, पार्लियामेंट को दी हुई है। अगली बात, फिर बताया कि अगर हम किसी राज्य का नाम बदलना चाहें, तो आकार बदलना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें, 2 का 1 बनाना चाहें, 1 के 2 बनाना चाहें, तो अगर हम वी वांट टू चेंज एनीथिंग इन आ स्टेट अबाउट इट्स टेरिटरी, अगर उसके जमीन के बारे में, अबाउट इट्स नेम, उसके नाम के बारे में, तो ये काम भी संसद कर सकती है। आपसे पूछ सकता है किसी राज्य का नाम बदलने की अथॉरिटी किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। ये बेसिक सी बात इस आर्टिकल, इस भाग में बताई गई है। अब यहाँ पे हमने जो बताना था जमीन के बारे में वो हमने फाइनली क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो इसके अंदर केवल इतना ही बताया गया, आपको केवल इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस नंबर को बार बार लिखना है, नाम लिखना है और आर्टिकल्स लिख के देखने हैं, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि एग्जैक्टली क्या नंबर है, क्या नाम है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसका संबंध किससे, भाग नंबर 1 का, 2 का, 5 का, सीधा डायरेक्ट आ जाता है। अब संविधान सभा ने दूसरे नंबर पे बताया भाई, सबसे पहले हमने बताया कि हमारे देश में क्या जमीन है, उसको क्लैरिफाई किया। अब हम बात आए जनसंख्या के ऊपर। देश बनाने के लिए दूसरे नंबर पे जनसंख्या चाहिए, तो हमने कहा कि पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें हम बताएंगे। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें, सबसे पहले ये तो बता दो कि हमारे देश की पॉपुलेशन कौन होगी। हमारे देश की पॉपुलेशन वो होगी जिसके पास हमारी सिटीजनशिप होगी। एनी पर्सन हु हैव आवर सिटीजनशिप, ही विल बी द पर्सन और सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत की नागरिकता के बारे में हमने क्या प्रावधान रखे हुए हैं, वो बात हमने बताई हुई है भाग नंबर 2 में। और भाग नंबर 2 का नाम है सिटीजनशिप। अब केवल आपको बस इतना याद करना फिलहाल कि सिटीजनशिप का संबंध किस चीज से है। इसके अंदर आर्टिकल्स की ट्रिक क्या, आपको जब एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर इन चीजों को समझ पाओगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी। इस आर्टिकल को एक बार लिख के देख लो। ऐसे ट्रिक याद करने में एक बार सोचो ईमानदारी से, मैं एक बात बताता हूँ, ट्रिक की भी आपको लाइफ बता देता हूँ, ट्रिक क्या होती है। आपने ट्रिक मान लो पढ़ी, ईमानदारी से सोचो, मान लो 10 नामों की आपने ट्रिक पढ़ ली। अब आपको याद करने हैं 10 नाम, फिर आपको याद करनी है 10 नाम और एक ट्रिक। अब बताओ डाटा ज्यादा किसमें है। अगर चीज समझ आ रही है दैट इज मोर गुड। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तब रटने की बात आती है, वहां पे ट्रिक्स काम करती हैं। यहाँ पे ट्रिक लगाने का क्या फायदा है, ये सोचो, ईमानदारी से सोच के देखो कि आप ट्रिक लगा रहे हैं। अब आपको क्लियर बता रहा है कि अगर भूभाग से आप उसको कनेक्ट करके देखो कि पॉपुलेशन के बारे में हमने क्या बताया। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर उसके लिए हमने क्या दिया हुआ है वो बताएंगे। ये सब चीजें अगर हम पहले ही समझ लेंगे तो अपने आप याद रहेगी बात। आप चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि डाटा जो है वो बहुत ज्यादा है। 2-4 चीजें नहीं है जो कह दू भी ये चीजें याद करनी, कर लो आराम से। 2-4 बातें होती तो मैं भी बता देता, कोई दिक्कत नहीं थी। और आपको शायद इतनी दूर तक या इतना परेशान नहीं होना पड़ता जो इतनी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। उसका कारण क्या है, थोड़ा सा चीजों को एक जो मार्गदर्शन है वो अच्छे से चीजों को, जो एक्सपीरियंस किसी ने लिया है उस एक्सपीरियंस से आपको ज्यादा मेहनत खुद नहीं करनी पड़ेगी। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यस ऑफ कोर्स, जहां पे मेरे को नीड लगेगी मैं वहां पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ पे ये ट्रिक लगा लो कि ये चीज कामयाब रहेगी, बता दूंगा, डोंट वरी। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ट्रिक की जरूरत है, वहां पे अभी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसमें से कुछ सेक्शन में ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, जहां पड़ेगी वो बता दूंगा। यहाँ पे ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा भाग है संविधान का उसका नाम है सिटीजनशिप, नागरिकता। आर्टिकल संविधान के 5 से 11 तक इसके बारे में बताए गए, ठीक है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मैं भी पढ़ रहा था, मैंने भी तैयारी की थी, मैं भी सोच रहा था, लेकिन वो चीजें मैंने भी फील की। तो उसमें एक चीज समझिए कि अगर हम चीजों को कनेक्ट कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। अब आप सोच के देखो, हम कितने दोस्त रिश्तेदारों को याद करते हैं, वहां पे कौन सी ट्रिक याद करते, कुछ नहीं करते, याद रहता है। देखो समझो, जो लाइफ आपके सामने, जो दुनिया आपके सामने होके जा रही है वो याद ज्यादा रहती है, ध्यान रखना। तो हम देखें की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें, उसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। अब बात आती है नागरिकता या सिटीजनशिप की। तो आर्टिकल 5 से 11 तक कुछ बेसिक सी बातें बताई, हमारे देश का नागरिक कौन होगा, कैसे होगा। अगर हम चाहें तो नागरिकता के प्रावधानों को डिसाइड कर सकते हैं। तो द सिटीजनशिप के जो जो भी प्रावधान होंगे, जो भी चीजें होंगी, वे सब डिसाइड करने की अथॉरिटी है पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि अगर संसद चाहे, इफ पार्लियामेंट थिंक, कि अगर वहां पे किसी
एक्ट की जरूरत है, कानून की जरूरत है, जो हमें सिटीजनशिप के लिए मेन जरूरी है, तो हम उसके लिए कानून बना सकते हैं। तो एक्ट जो होगा वो एक एक्ट बनाया हुआ है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें हमने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि कौन सा इंसान किस तरीके से हमारी जो नागरिकता उसको ले सकता है। इस तरीके की बातें अभी इसमें संशोधन हुआ था पीछे ही, तो उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे क्लास के दौरान। अभी हम यहाँ पे केवल एक बेसिक सा आइडिया ले रहे हैं कि संविधान में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरी हैं संविधान बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। अब हमने देखा कि हमने पॉपुलेशन के बारे में, देखो जनसंख्या के बारे में हमने एक बात बताई, नागरिकता सिटीजनशिप। हमने पॉपुलेशन के अलावा लैंड के बारे में एक बात बताई, वहीं पे हमारी बात कंप्लीट होगी। लेकिन जब सिटीजनशिप की बात बताई, पॉपुलेशन के बारे में बताया, तो इसके अलावा भी हमें और कुछ बताना था, वो हमने ऐड किया इसी के साथ कि भाई पॉपुलेशन को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो संविधान का भाग नंबर 3, थर्ड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाई कि हमारी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का कुछ अधिकार होते हैं, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए संविधान का भाग नंबर जो 3 है वो काम करता है। एक सेकेंड, इसमें कुछ ये पेन में कोई इशू हो गया है। हाँ चल, सॉरी वो थोड़ा सा कुछ ऐसा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, तो संविधान का जो निर्माण किया संविधान सभा ने, उसने कहा भाई हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जो बताना है उसको पहले। यस ऑफ कोर्स, ये सब चीजें हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। जैसे नागरिकता के जो प्रावधान है वो हमने इंग्लैंड से लिए हुए हैं, यूके से लिए हुए हैं, ये बात साथ में ऐड कर लो अपने डायग्राम में, बीच में डाल लो। जितनी बार लिखो हर बार उस चीज को साथ में लिखना है, ठीक है, वो चीज आपको ज्यादा याद रहेगी। अब अगली बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश के संविधान में, वो हमने लिए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगली बात आती है कितने, तो फंडामेंटल राइट्स जब देश बनाए गए तो 7 थे, बाद में हमने एक हटा दिया, आज के दिन 6 हैं। ये बाकायदा क्वेश्चन आता है, भारत के मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स थे, अब कितने हैं, तो 6। ओके ओके, तो एक जो फंडामेंटल राइट है वो था प्रॉपर्टी का राइट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। वो हमने एक संविधान संशोधन किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, उसके थ्रू हमने उसको संविधान से निकाल दिया गया। ये बाकायदा क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे समझेंगे। आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स के वो है 12 से 35, 12 to 35। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के संविधान के भाग नंबर 3 में दिए हुए हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक लिखे हुए हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। उसके बाद पहला ये हमारा मूल अधिकार था। सेकंड जो मूल अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं है, कहीं किसी का शोषण करने लग जाओगे, मौलिक अधिकार मेरा तो। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स।
बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। कितने हैं, पहले 7 थे, बाद में 1 हटाया, आज के दिन 6 हैं। ये डायरेक्ट बाकायदा क्वेश्चन है, 1 to 1 सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हमने कहा देखो क्या है हमारी जो पॉपुलेशन है, इसके बारे में और भी कुछ बताना हमें। अब पॉपुलेशन को पहले क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप के राइट्स हैं, उन दोनों को ही हमने बताया है। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो हम गारंटी के साथ देते हैं, गारंटी है भाई मिलेगा, जैसे समानता मिलेगी। जो भी आपको बोला भी, ये 6 के 6 मौलिक अधिकार, उसमें से 5 मौलिक अधिकार हैं जो राइट अगेंस्ट, मतलब सॉरी, जो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब सिंपल सा, यदि आपको कोई अधिकार ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि अधिकार नहीं मिला, तो आपको कोर्ट जबरदस्ती से अधिकार दिलाएगी। ये है एक प्रकार का राइट। इसका मतलब है ये जो राइट है ये इनफोर्सिएबल है, मतलब परिवर्तनीय है। जस्टिसेबल है, मतलब इसका हम न्यायिक चीजों में भी काम कर सकते हैं। आप जाके कोर्ट में मांग सकते हैं कि ये हमारा राइट हमें मिलना चाहिए। तो ये एक तो प्रकार के राइट ऐसे हैं जो जस्टिसेबल हैं, जिसको हम कोर्ट में जाके मांग सकते चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं हमारे देश की विधानसभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कुछ ऐसी थिंक थी कि हम ये भी चाहते हैं देना, बट अभी हम इतने एबल नहीं है कि हम इन चीजों को भी आज के दिन फंडामेंटल राइट्स के तौर पे दे दें। तो हमारी इच्छा है कि हमारे देश में कोई इंसान भाई गरीब है उसको घर बना के दें टाइप, अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं उनको पूरा। भाई कोई इंसान बूढ़ा हो गया पेंशन देंगे, भाई पर्यावरण को बचा के रखेंगे, विश्व शांति बनाए रखेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पॉपुलेशन को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो बाद में हमने उसको फंडामेंटल राइट भी दे दिया। तो इस तरीके की चीजें हमने इच्छाएं लिखी हुई थी। लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं मिले तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे को पेंशन नहीं मिलती। अगर स्पेसिफिकली एक एरिया में नहीं मिल रही है, एक पर्टिकुलर एक इंसान को नहीं मिल रही है, तो वहीं पे तो आपका इक्वालिटी का राइट जा रहा है, वो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है, सरकार देना बंद कर दे, तो कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता कि उनको पेंशन देनी पड़ेगी, नहीं जा सकता। तो ये जो भाग नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है, ये है नॉन जस्टिसेबल, मतलब इनफोर्सिएबल नहीं है, ये अनइनफोर्सिएबल है। इसका मतलब है कि इसको हम लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी से कोर्ट में ये नहीं कह सकते ये हमें चाहिए क्योंकि हमने लिखा हुआ संविधान में। ये जो है 6 के 6 आप ले सकते हैं, जबरदस्ती से ले सकते हैं, इनको नहीं ले सकते। तो इनको भी हमने साथ में लिखा हुआ है। तो ये जो एक हरियाणा सिविल सर्विस में यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये बताओ फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कह देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने ली हुई है आयरलैंड नाम के देश के संविधान से। आयरलैंड का संविधान लिखा गया था 1937 में। जब अपने अपना देश का संविधान लिखा तो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसमें से जो हमें अच्छी बातें लगी उनको हमने अपने देश के संविधान में अपने सिचुएशन के अनुसार मॉडिफाई किया पहले, उसके बाद लिया। बहुत सारे कह देते हैं कि क्या हमारे देश का संविधान, यस, 36 to 51 आर्टिकल 36 से 51 तक इसको बताया गया है। तो हमने जो नीति निर्देशक तत्व लिए हुए हैं, डीपीएसपी लिए हुए हैं, वे आयरलैंड से लिए हुए। ये मान लो मतलब ये 1 डे एग्जाम होगा, जो एग्जाम जनरली एक दिन में पूरे हो जाते हैं, वहां का तो फेवरेट क्वेश्चन है। इतनी ज्यादा बार पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड का संविधान 1937 में लिखा गया था और आर्टिकल 36 से 51 तक लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है, अब देखो सिंपल सी बात सोचो, ये 3 बातें हमने बताई थी मूल संविधान में। फिर भारत की जो इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को ये काम दिया गया था कि आपको ये बताना है कि हमारे देश के संविधान में क्या चीजें ऐड की जानी चाहिए और क्या नहीं की जानी चाहिए। मतलब कोई ऐसा चेंज हम करना चाहें, समय के अनुसार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक रिकमेंड किया था, एक चीज रिकमेंड की थी कि हमारी जो जनता है उसके पास अधिकार है, उसका कुछ फर्ज भी तो है देश के प्रति। तो उनका जो फर्ज है उसको कहते हैं, भाग नंबर 4A ऐड किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान कह देते हैं। इतना बड़ा संविधान संशोधन था
इंदिरा गांधी ने, ऐसा मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने संविधान को दोबारा लिखने की कोशिश की थी, इतने आर्टिकल चेंज किए हुए थे। तो आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, 42वां संविधान संशोधन किया था, ये था 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी हमारे देश में, उस टाइम पे संविधान संशोधन किया गया था। बाद में एक 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, मोरारजी देसाई नाम के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी लगभग बातें समाप्त कर दी, दोबारा से रद्द कर दी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने एक नया चीज ऐड की हमारे देश के संविधान में, जिसका नाम है भाग नंबर 4A, जिसका नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे, एक बात सोचो, हम चाहते तो 23 नंबर भाग भी ऐड कर देते, लेकिन हमने पॉपुलेशन को यहां डिफाइन किया, तो इसी पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यहीं पे बता दी। फंडामेंटल ड्यूटीज को यहीं पे हमने डिस्कस कर लिया, ताकि हमें कोई नई चीज ऐड ना करनी पड़े, और जनसंख्या के बारे में जहां हम बता रहे हैं वो चीज वहीं पे हम आराम से क्लियर कर लें। तो भाग नंबर 4A बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको लिखना कैसे है, तो लिखना आपको 0 + 10 + 1 = 11। तो सिंपल सी बात है, जब देश का संविधान बनाया गया तो एक भी मूल अधिकार, मूल कर्तव्य सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 1976 में हमने एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां, उसके द्वारा हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। फिर हमने एक संविधान संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और उसमें हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, और उस फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ के टोटल हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, वो है 11। तीनों के तीनों क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कब आई, किस संविधान संशोधन के तहत आई, इसके बाद कितनी आई थी। अब ये क्वेश्चन HCS के एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमने किस संविधान संशोधन के द्वारा हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी भारत के संविधान में ऐड की, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये हमने ली कहां से, तो एक देश है जिसको कहते हैं पूर्व सोवियत संघ, जो रशिया है, उसका पुराना नाम है USSR। तो पूर्व सोवियत संघ जो देश है, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली हुई है। आर्टिकल, अब कोई आर्टिकल था नहीं भाई, तो हमने इसी आर्टिकल में एक नंबर जोड़ दिया, एक सब क्लोज जोड़ दिया, जिसका नाम है 51A। तो आर्टिकल 51A ये भी इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ लिखी हुई है। अब ये जो हमारे देश का फर्ज है, ये हमने लिखा हुआ है भाग नंबर 4A में। यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, बेसिक्स आपको कनेक्ट करना है, इन चीजों को थोड़ा सा एक रिदम में सोचना है कि पहले क्या था भाई, पहले जमीन बताई, फिर जमीन के बाद इंसानों की पहचान की तो नागरिकता दे दी, उन इंसानों को कुछ देना था तो अधिकार दिए, उनके लिए कुछ अधिकार ऐसे थे जिसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते तो DPSP कह देते हैं राज्य के। ये नंबर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरों को बार बार। हाँ, आर्टिकल 51A ये एक आर्टिकल हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, भाग नंबर 4A नाम का एक नया भाग हमने ऐड किया, उसका नाम रखा फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे देश की जो जनता है उसके लिए कुछ कर्तव्य भी देश के प्रति। उस फंडामेंटल ड्यूटी, जब देश था 1950 में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, बाद में हमने 10 जोड़ी, फिर हमने 2002 में एक संविधान संशोधन किया था 86वां, वहां पे हमने फिर एक और जोड़ी, उसके बाद आज के दिन 11 है। तो क्वेश्चन आता है वर्तमान में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, तो 11। मूल संविधान में कितनी थी, तो 0। 42वें संविधान संशोधन कितनी जोड़ी की, तो 10। यस, तो आर्टिकल 51A इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है 11 की 11 लिखी हुई है। जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, लेकिन इस नंबर को फिलहाल याद रखना, क्योंकि इस चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे हम। पर यहाँ पे हम केवल एक बेसिक्स आइडिया ले रहे हैं कि संविधान को कैसे डिजाइन किया होगा किसी ने, कैसे दिमाग लगाया होगा। आज के दिन भी अगर 4A जुड़ रहा है तो वो जनसंख्या के साथ ही क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या की तो है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जनसंख्या की, इसीलिए जनसंख्या के साथ साथ। ठीक है, अब अगली जो चीज है, हमने एक बात देख ली भाई, स्टेट को बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। तो संविधान के भाग 4 तक हमने पढ़ लिया है। 1 नंबर हमने देख लिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 4A, दिस ऑल आर रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए अब बात। अब थर्ड बात आई गवर्नमेंट की। भैया अगली बात है कि हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, हमारे देश की जो सरकार है वो क्या है,
तो भारत की जो सरकार है, भाग नंबर 5 संविधान का पार्ट नंबर 5 इज रिलेटेड टू आवर यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका नाम है द यूनियन। तो हमारी जो केंद्र सरकार है उसके बारे में बताया गया है। और किसी को भी इश्यू भाई स्क्रीन से रिलेटेड? एक बार अपना इंटरनेट चेक करो दोबारा से उसको, ठीक है? ओके, ठीक है। तो द यूनियन या संघ जो कह देते हैं, अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक आर्टिकल है 52 से स्टार्ट, क्योंकि 51 तक तो लिया, जो भी हमने पढ़ लिया उसको उससे आगे ही जोड़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट खास बात है कि आपको याद गया 1 से 4, फिर उससे अगला ही है 5 से 11, फिर 12 से 35 तक है, फिर 36 से 51 तक है, फिर 51 है। अब 51 तक हो गया, तो अब है 51 के बाद 52 नंबर, और 52 से 151 तक लगभग 100 आर्टिकल दिए हुए हैं। ये है भाग नंबर 5। इसके अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर अब सरकार के 3 अंग होते हैं, पता है आपको? सबसे पहले विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा अंग होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले इसके अंदर बताएगी कार्यपालिका, उसके बाद बताएगी विधान पालिका, उसके बाद बताएगी न्यायपालिका। अब जो कार्यपालिका, उस कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो देखो आप, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास बहुत सारे क्या हैं, दोस्त हैं, या एक तरीके के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कोई रक्षा मंत्री है कोई। तो उस उन सब के ग्रुप को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रियों की परिषद हवा पूरी। तो मंत्रियों की परिषद है मंत्री परिषद। और उसके बाद महान्यायवादी, उनको कोई एक सलाह चाहिए कानूनी, तो उसको कहते हैं महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल। देखो 3 एजी होते हैं। जो केंद्र सरकार है उसके पास अपना एजी है, मतलब अटॉर्नी जनरल। जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर, बिगेस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज अटॉर्नी जनरल। आजकल के वेणुगोपाल नाम का इंसान है जो इस पद पे विराजमान है। इसके बाद दूसरा एजी होता है राज्य सरकारों में। जो हरियाणा सरकार है उसके पास अपना एक खुद का वकील है, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता कह देते हैं। और तीसरा एजी होता है घर में, मम्मी कहती पापा को एजी। तो एजी का मतलब अब एक दे तो ऐसे मजाक के लिए कह रहा हूँ, कहीं सीरियस ले जाओगे ऐसा कहते हैं। बाकी इसका मतलब एजी वो ये होता, भी नाम नहीं ले सकते इसीलिए एजी बोल देते हैं। तो यहाँ पे द यूनियन को समझेंगे। एक कहानी आपको सुनाता हूँ थोड़ी सी। कहानी क्या है, अभी इसके आगे कुछ मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे कहानी हम सोचेंगे, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ताकि आपको चीज समझ में आए। संविधान का भाग नंबर 5 तक ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है? भाग नंबर 6, भाग नंबर 7, भाग नंबर 8 और भाग नंबर 9, ये 4 पार्ट संविधान के। ये जो पार्ट्स हैं, भाग नंबर 6 में जब देश बनाया गया तो लिखा हुआ था ए टाइप ऑफ स्टेट, कै प्रकार के राज्य या ए प्रकार के राज्य। आर्टिकल क्या थे लिखना नहीं है, या अगर लिखो तो अपना अलग से लिख लेना, ताकि इसके अंदर हमें जो हमने डायग्राम स्टार्ट किया उसमें कंप्लीट करेंगे उसको। इसमें बीच में ये मत लिखना, इसको आप समझा रहा हूं कि 7 नंबर हमें पता है कि नहीं है, कहाँ गया, कैसे गया, क्या सिचुएशन थी, क्या बात हुई। तो ए टाइप ऑफ जो स्टेट है, ए प्रकार के राज्य है, वे हैं आर्टिकल 152 से 237 तक। ये लिखे होते थे, अभी कोई ए प्रकार के राज्य नहीं है, कहीं सोचो अब तो कोई दिख छोड़ा नहीं ए प्रकार। पहले होता था ए टाइप ऑफ स्टेट, इसके अंदर लगभग 10 स्टेट होते थे। फिर था बी टाइप ऑफ स्टेट, 6 प्रकार के राज्य। जैसे सबसे बड़ी जो रियासतें होती थी उनको ए प्रकार के राज्य कहते थे। उससे छोटी, थोड़ी छोटी रियासतें होती उनको बी प्रकार के राज्य, बी टाइप ऑफ स्टेट। आर्टिकल 238 एक ही आर्टिकल होता था। इसके बाद होती थी सी प्रकार के राज्य। तो सी प्रकार के सी टाइप ऑफ स्टेट या गैप प्रकार के राज्य कहते हैं। तो 239 से 240 तक, 2 तक ये लिखे हुए थे। इसके बाद है डी प्रकार के राज्य, डी टाइप ऑफ स्टेट। तो डी प्रकार के जो राज्य थे वे 243 नाम का एक आर्टिकल था उसमें लिखे हुए थे। इसकी संख्या 10 थी, इसकी संख्या 9 थी, इनकी संख्या भी 9 थी, और ये यहाँ पे एक था अंडमान निकोबार, ठीक है? अब बात ये आई कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी, अब संविधान बनाने बैठ गई,
हमारी जो संविधान सभा थी उसने संविधान बनाना शुरू कर दिया। संविधान शुरू किया तो भाई बहुत सारे इंसानों ने डिमांड की कि हमें लिंग्विस्टिक बेस, भाषाई आधार पे राज्य चाहिए, कि हम जो भाषा बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं तो हरियाणा में रहेंगे भाई, ठीक है, मराठी बोलेंगे तो महाराष्ट्र में रहेंगे, तेलुगु बोलेंगे, तमिल बोलेंगे तो तमिलनाडु में रहेंगे, तेलुगु बोलेंगे तो हमें आंध्र प्रदेश। यस ऑफ कोर्स, आर्टिकल 52 से 151 तक ये सभी के सभी यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ है, क्या क्या नंबर उनके साथ है। अगर आज पूरा नहीं होगा तो जहां तक कंप्लीट होगा वहां तक जरूर करेंगे, बाकी कोशिश इसको कंप्लीट करने की, लेकिन चीजों को समझ के चलेंगे, जल्दी कोई नहीं, हमें आराम से पढ़ेंगे। तो लिंग्विस्टिक बेस पे हमने स्टेट मांगा कि हमें एक राज्य चाहिए जो हम भाषा बोल रहे हैं, जैसे पंजाबी हैं भाई, हम पंजाबी भाषा बोलेंगे तो हम पंजाब राज्य चाहिए, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारी, मतलब एक तरीके से लगा लो कि भारत में भाषाई आधार पर डिमांड होने लगी कि हमें भाषा आधार पर देश बनाना है। अब बात ये आई कि भाई भाषाई आधार पर अगर देश बनाना है तो सिंपल सा मतलब है कि संविधान सभा ने इस बात को थोड़ा सा टेंशन में लिया, भाई क्या क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए। तो भाषाई आधार पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम था एस के धर नाम का एक कमीशन बनाया। एस के धर नाम का एक आदमी था, तो कमीशन का नाम रखा धर कमीशन। तो धर नाम का एक आयोग बनाया गया। अब सिंपल सी बात ये हुई कि धर आयोग से पूछा गया कि ये बताओ कि आपके हिसाब से क्या हम भाषाई आधार पे देश को बांट दें, भाई अलग अलग देश में अलग अलग भाषाओं के आदमी अलग अलग रहे। तो इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है, लगभग 1948 में बनाया गया था। उस टाइम पे तो संविधान लिखी जा रहा था। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी कि गलती से भी ऐसा काम मत कर देना, अगर हमने अपने देश को भाषा आधार पर बांट दिया तो हमारे देश में दंगे हो जाएंगे। क्योंकि हम जो रह रहे हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सभी धर्मों वालों के साथ रह रहे हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार हम उन चीजों को समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्शन भी रहेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे। और अगर कब कल को कोई बातें हो जाती, जैसे गांव में आप देखेंगे, गांव में जनरली कभी दंगे नहीं होते जनरली। कारण क्या, क्योंकि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। शहरों में क्या होता है, आप इस फ्लोर पे रह रहे, ऊपर कौन रह रहा है आपको पता नहीं। तो ये कारण है, मतलब गैप बन जाता है एक इंसान के दिमाग में कि अब बात जानते नहीं भी कौन है, बोलने में भी दिक्कत है। तो गांव में क्या है, सब एक दूसरे को जानते हैं, मतलब पूरे पूरे गांव के नाम याद है इंसानों को। तो ये चीज सिंपल सी थी, तो धर आयोग ने रिकमेंड किया कि ऐसा नहीं करना। फिर भी पब्लिक नहीं रुक रही थी भाई, आंदोलन कर रहे हैं, कोई जंतर मंत्र में बैठा है कि हमको तो चाहिए लिंग्विस्टिक बेस पे भाषा आधार पर राज्य ही चाहिए। तो फिर खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया नाम के तीन इंसानों ने एक कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी उसका नाम पड़ा। कहानी सुनी होगी आपने ऑब्वियसली। तो जेवीपी जो कमेटी है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो ठीक ठाक संभावना है कि आपने पता होगा। जेवीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया नाम के तीन आदमी थे। इन्होंने भी सेम रिकमेंड किया कि जो धर कमीशन ने रिकमेंड की है कि हमें लिंग्विस्टिक बेस पे देश को बांटना बेवकूफी है, तो हम नहीं बांटने वाले। 1949 में इसका गठन किया गया था। फिर क्या हुआ भाई, 1952 में एक इंसान था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामलू। ये था आंध्र प्रदेश का, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। पोट्टी श्री रामलू से भाई इसने कहा कि हमें एक देश चाहिए जो, सॉरी देश नहीं, एक राज्य चाहिए जो आंध्र प्रदेश उसका नाम हो, इसके अंदर तेलुगु भाषा बोलने वाले सभी के सभी इंसान रहे, और अगर नहीं दिया ना तो मर जाऊंगा। इतना सीरियसली कह दी उसने। सरकार ने सोची मजाक कर है, यो कड़मर है बावड़े। तो पोट्टी श्री रामलू ने जो कहा था भाई वो तो सीरियस ही ले गया। तो पोट्टी श्री रामलू ने एक आमरण अनशन किया भाई, आमरण अनशन किया 58 दिन तक, और 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोट्टी श्री रामलू की डेथ होगी। बाकायदा ये क्वेश्चंस हैं, तारीख, कौन से राज्य की डिमांड थी, किस भाषा के आधार पर थी, किसने की, कब की, कितने दिन की भूख हड़ताल, देखो ये भी क्वेश्चन आता है, कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद मरा था। तो पोट्टी श्री रामलू की डेथ हुई तो भाई राज्य में हाहाकार मच गया कि एक इंसान मर गया, तुमने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इंसानों ने भाई दंगे कर दिए, एक तरीके से लगा लो, लड़ाई झड़ाई शुरू होगी, आग लगा दी शहरों में। अब इस भारत सरकार भाई अलर्ट हुई। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे 2-4 दिन के बाद दौरा किया और उनको कह दिया भाई ठीक है तुमको स्टेट देंगे भाषा आधार पे।
तो उनको एक स्टेट दिया गया जो बनाया गया 1 अक्टूबर, तारीख याद रखना, ये डेट के साथ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखना, पीसीएस जो है वो फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करती है। फैक्चुअल क्वेश्चंस पे जब फोकस हो जाता है तो इसका मतलब फैक्ट से, और ये आपको हर किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। एचसीएस यहाँ पे हम मेन फोकस लेके चल रहे हैं, तो हम किसी फैक्ट को छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। और आप इतने बड़े ऑफिसर बनने वाले हैं तो इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि छोटे मोटे फैक्ट्स तो याद कर ही लेंगे। तो 1 अक्टूबर कहानी सुनेंगे तो याद रहेगा, ये भी एक कोशिश इसीलिए है ताकि आपको कहानी की तरह बात याद रहे। तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भारत का पहला भाषाई आधार, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाया गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। अब बात ये आई कि भाई उनको तो मिल गया राज्य, अब दूसरे बोले हमने क्या बिगाड़ रखा आपका, हमें भी राज्य दे दो। तो राज्य की डिमांड हुई तो भारत सरकार भाई मजबूर होगी, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इस आयोग ने अपनी एक बैठक ली हुई, एक आदमी था जिसका नाम था फजल अली, जो इसके अध्यक्ष थे, चीफ थे। हृदय नाथ कुंजरू जो इस कमेटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, के एम पानीकर। तो ये तीनों के तीनों इंसान इस कमेटी में थे। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा इंसान, फजल अली आयोग भी कह देते इसको भाई, साथ में इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कह देते हैं। इस कमीशन में कौन सा इंसान नहीं था, कौन इसका अध्यक्ष था, इसका गठन कब किया गया, 1953 में। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1955 में। अगला क्वेश्चन, और इस रिकमेंडेशन को लागू किया गया 1 नवंबर 1956 को। अब रिकमेंडेशन क्या थी, बात ये है, इसने भाई सिंपल सा खेल लिया कि भाई जितने भी आदमी हैं देश में, उसमें से जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, मेजर लैंग्वेज में 70% लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको एक स्टेट बनाओ। कई स्टेट ऐसे हैं जो थोड़े कम है लैंग्वेज के मामले में, उनको दो को मतलब बाइलिंगुअल रखो भाई, दोनों स्टेट को एक साथ रखो। जैसे हरियाणा पंजाब है, उसको दो भाषाओं के आधार पर स्टेट बना दिया, पंजाब ऐसा कैसा बना रहने दिया। तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, जो लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इस संविधान संशोधन के हिसाब से एक सिंपल सा चेंज किया गया। इसने क्या रिकमेंड किया था कि हमारे देश में जो 4 प्रकार के राज्य है ना, ABCD राज्य, ये गलत है, तो इनको बदलो। तो भाग नंबर 6 का नाम बदल के एक प्रकार के राज्यों की जगह रख दिया गया, 6 नंबर का भाग का नाम रखा स्टेट, राज्य। और बोला ऐसे ऐसे हमारे देश में 14 राज्य बनाए जा सकते हैं। फिर हमने बाद में इसके अंदर बहुत सारी कम ज्यादा बनाए स्टेट्स। तो आज के दिन हमारे पास स्टेट्स की संख्या 28 है, पहले 29 थे। जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा जो ये बी प्रकार के राज्य भाई ये नहीं होने चाहिए, तो ये भाग नंबर 7वें संविधान संशोधन, देखो 7 नंबर भाग 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही रिपील किया गया था, तो ये हमने यहां से हटा दिया। इसके बाद बोले ये जो सी प्रकार के राज्य है इसका नाम बदल के करना चाहिए यूनियन टेरिटरी, तो भाग नंबर 8 का नाम रख दिया गया यूटी, जिसके अंदर यूटी की संख्या इन्होंने 3 रिकमेंड की थी, ये ध्यान रखना, रिकमेंड की थी 3। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 3 और अपनी तरफ से ऐड की और यूनियन टेरिटरी की संख्या बना दी 6। वर्तमान में यूटी की संख्या 8 है। तो फिलहाल 28/8 जब पूरा रीऑर्गेनाइजेशन देखा जाता तो एक एक स्टेट की कब कब क्या क्या चेंज किया गया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इतनी बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी होती थी, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी होता था, ऐसे ही भाई अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। और 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, एक था मेघालय और एक का नाम था त्रिपुरा। ये हमारे देश के 6 यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे बनाए गए थे। तो हमारे देश में संविधान का भाग नंबर 7 भी इरेलीवेंट हो गया, वो खत्म किया। भाग नंबर 9 में डी प्रकार के राज्य थे, उसको भी हमने यूटी बना दिया, तो भाग नंबर 9 भी खत्म हो गया।
तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा हमने भाग नंबर 7 और भाग नंबर 9 संविधान से हटाया, 6 का नाम बदला और 8 का नाम बदला। 6 का नाम बदल के रख दिया स्टेट, 8 का नाम बदल के रख दिया यूनियन टेरिटरी, और इसको हमने आगे फिर यूटी की संख्या और स्टेट की संख्या डिसाइड कर दी 14 और 6। उस टाइम पे क्वेश्चन आता है कि यूटी और स्टेट भारत में कब आए, यूटी और स्टेट कितने कितने आए, टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में जाओ। या फिर अगर हरियाणा एससीएस की बात करें तो जितने फैक्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये भाग नंबर 6, 5 नंबर हमने देख लिया, 6 और 8 बच गए थे। तो उस टाइम पे आज के दिन क्या है, तो भाग नंबर जो 5 है इसका नाम है द यूनियन। आर्टिकल 52 से 151 तक। और भाग नंबर 6 का नाम है द स्टेट्स, मतलब राज्य है। आर्टिकल 152 से 237 तक। इनके अंदर लिखा क्या हुआ है आज के दिन अगर आप देखोगे, देखो इसको सिंपल सा बांट लेते हैं कि इसको कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो द यूनियन के अंदर सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले द यूनियन के मेनली 4 हिस्से बनाए हुए हैं, 4 या 5 हैं। बताता हूँ 5 भी कैसे हैं। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं, अध्याय जैसे, बड़ी बात है तो उसको तोड़ के लिखा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है एग्जीक्यूटिव, लिख लेना, कार्यपालिका। आर्टिकल 52 से, यहां से स्टार्ट हुई थी 52 से, और ये है 78 78 तक। ये भी क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक एग्जीक्यूटिव बताया हुआ है। फिर एग्जीक्यूटिव से निकले तो विधानपालिका या विधायिका, लेजिस्लेटिव, आर्टिकल 79 से 122, आर्टिकल 122 तक विधायिका बताएगी, है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, टाइप्स ऑफ बिल्स, कैसे बिल आएगा, कैसे पेश होगा, कौन पेश करेगा, कौन उसको गिनेगा, सब चीजें इसके अंदर बताई हुई है। इसके बाद हमारा जो राष्ट्रपति, जैसे आर्टिकल एग्जीक्यूटिव है तो इसके अंदर पहला जो ये अध्याय 1 है, इसके अंदर अध्याय 2 है, इसके अंदर ये अध्याय 3 है, ये अध्याय 4 है और ये अध्याय 5 है। तो भाग नंबर जो 3 नंबर है भाई, कानून बनाती संसद, कई बार कानून राष्ट्रपति बना देता है, उस कानून को अध्यादेश कर देते हैं। जैसे ये किसानों का जो बिल है ना, इसको सरकार ने पहले कानून नहीं बनवाया, उसको पहले अध्यादेश के तौर पे लेके आई थी। काफी कहते, तभी तो कहते किसान के हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि अगर सरकार के अंदर अच्छा इंटेंशन रहा होता तो हो सकता था सरकार इसको एज ए बिल पेश करती, एज ए ऑर्डिनेंस पास नहीं करती। तो हमारा जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैव सम पावर्स टू मेक लॉज, तो उसको कहते हैं, उस पावर को कहते हैं, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति, मतलब उसको कानून बनाने की ताकत है, उस कानून की ताकत को कह देते हैं अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ऑर्डिनेंस। जो इमरजेंसी या फीलिंग हो कि हमारे देश की संसद छुट्टी हो गई हो और ऐसी फीलिंग आए कि इमरजेंसी है, तो उस टाइम पे पास किया जाता है। आर्टिकल जो इसके अंदर है वो 123, एक ही आर्टिकल है, इतना फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सीधा आर्टिकल 123 में अध्यादेश किसके तहत है, सीधा अध्यादेश को डिफाइन आपको मेंस में लिखने को दे सकता है, अध्यादेश के बारे में लिखें। हाल ही में किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाए गए, उसके अध्यादेश क्या होता है ये बताएं। भाग इसका जो चौथा हिस्सा है इसी भाग नंबर 5 का, तो उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो केंद्र सरकार की जो न्यायपालिका है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 से 147, मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक बात पता चलेगी कि किस आर्टिकल में, अब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है ना, सुप्रीम कोर्ट नाम की जो कॉलोनी है उसके अंदर ये गलियां हैं 124 से 147 तक। ठीक, तो आपको अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश। देखो क्या है, अगर हमारे देश में कानून बनाती है संसद, लोकसभा बैठती है, राज्यसभा बैठती है, राष्ट्रपति है, जब पहले कानून लोकसभा के पास आता है वो उसको पास करती है, मतलब डिस्कशन होता है उसके ऊपर, 3 बार उसको पढ़ा जाता है, 3 रीडिंग ली जाती है। उसके बाद उस कानून को लोकसभा स्पीकर साइन कर देता है, उसके बाद उसको पहुंचा देते हैं राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन कर देता है, कानून बन जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में लोकसभा या राज्यसभा छुट्टी पे हो या दोनों छुट्टी पे हो,
और हमारे देश में एकदम से किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, अब लोकसभा राज्यसभा कानून बनाने में टाइम लगता है, उसकी बजाय हमारा जो राष्ट्रपति है वो कुछ समय के लिए, लगभग 6 महीने का समय होता है अधिकतम, वो चला सकता है। और जब वे वापस आ जाते मान लो छुट्टी पे, वे 6 महीने छुट्टी कर सकते हैं, इसीलिए 6 महीने तक अध्यादेश वो जारी कर देता है। जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद उस पर विचार करते हैं, 6 हफ्ता उनके पास है, 6 वीक्स हैं, जिसमें वे डिसाइड कर सकते हैं कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं। अगर वो उसको पास कर दे तो उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है, अगर नहीं पास करे तो वो बंद हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस क्या है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया एक कानून है जो लागू होता है। इस टाइप की बात आपको ध्यान रखनी है। 123 में राष्ट्रपति बनाता है, 213 में राज्यपाल बनाता है। ठीक है, तो आखिरी चीज है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, काग नहीं कैग, हरियाणा में पढ़ दो काग, तो CAG, कैग। तो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जो भी हमारा देश पैसे इस्तेमाल कर रहा है उसको चेक करने का काम है कैग का, आर्टिकल 148 से 151 तक। अब देखो ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, नाम है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से 73 तक है। इसके बाद इनके पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर। इनके लिए 2 आर्टिकल है, 74, 75, 74, 75। इसके बाद इनके पास एक वकील भी है जिसको AG कह देते हैं, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। सीधे ही क्वेश्चन है डायरेक्ट, प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल है भाई, अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है, सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट। विधायिका में सिंपल सा भाई, आर्टिकल 79 में बताया गया कि हमारे पास एक पार्लियामेंट होगी, संसद। इस संसद के अंदर 3 हिस्से होंगे, जिसके अंदर राष्ट्रपति भी होगा, राज्यसभा भी होगी, लोकसभा भी होगी। तो 79 में संसद है, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट, 79 का संबंध किससे है, संसद हमारे देश के संविधान में किस आर्टिकल के तहत बनती है। इसके बाद है राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट हो गया। इसके बाद है राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80, सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। तो सिंपल सा है, ये आपको याद रखना है। जब इसको 5-4 बार आप आराम से देख देख के रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, तो मान के चलोगे आपको आराम से याद हो जाएगा कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, और मुश्किल नहीं रहेगी। अभी देखो क्या है, अभी हम इसको बहुत बार पढ़ेंगे, इतनी बार आपके सामने ये नंबर आएंगे, बार 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 बार, तो इतने ज्यादा नंबर हैं तो आपको डाउट ना आए, और ना डाउट आएगा अगर एक बार भी आपने ईमानदारी से इसको अच्छे से कर लिया ना। जो मैंने कह रहा है ये मत सोचना कि मैं याद कर लूंगा, एक बार इसको जरूर बना के देखें तो आपको बेसिक्स आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये खेल है। ठीक है, भाग नंबर 6 है वो लगभग कॉपी है इसकी, ऊपर का जो सिस्टम हमने लिखा है लगभग सेम एज इट इज। स्टेट में भाई ऊपर प्रधानमंत्री, ऊपर राष्ट्रपति है, नीचे राज्यपाल है, ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है तो नीचे वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई नहीं, ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीचे है, जो मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा सरकार, उसकी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाई 13-14 मंत्री उसके पास है। इसके बाद PM है, नीचे CM है, ऊपर अटॉर्नी जनरल है, नीचे एडवोकेट जनरल है, ऊपर संसद है, नीचे विधानसभा है, ऊपर अध्यादेश देता है राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कैग के लिए ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे कोई कैग नहीं है। तो ये चीजें सिंपल सी हैं, बट बात ये है कि जब आप इसको नंबरों के साथ याद करते हैं तो डाउट आता था कि कौन सा नंबर क्या था। हम इसको एक लिमिट में डाल रहे हैं कि इसके अलावा आपको नहीं बाहर जाना। ये नंबर सोचो, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, आपको 99% क्वेश्चन इन नंबरों से ही मिल जाएंगे। ये ऐसे ही 7 क्वेश्चन नहीं आए वैसे एग्जाम से, इस एक सेक्शन से जो मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 3 साल में 7 क्वेश्चन इसी से हैं। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूँ। अगर आप इस चीज को मान के चलेंगे आसान है या मुश्किल है भाई मैं क्यों करूं, तो जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल पूरा चेंज हो जाएगा अगर आप इस चीज को अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। तो द यूनियन के ऊपर जो सिस्टम है वो नीचे है, ऐसा कैसा, एक बार उसके नंबर और लिख लेते हैं। तो मान लो जैसे भाग नंबर 6 है, भाग नंबर 6 नाम है द स्टेट्स, राज्य है, आर्टिकल 152 से 237, सीधा क्वेश्चन है, राज्य
अब ये क्वेश्चन हमारे देश के संविधान में बाकायदा एचसीएस के एग्जाम का है, भाग नंबर 5 का संबंध किससे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एचसीएस के प्रीलिम्स क्वेश्चन में पूछा हुआ है डायरेक्ट। तो ये नहीं है कि आप ये मान के चलो कि भाई ऐसे मजाक में आगे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब हम स्टार्टिंग में इस चीज को कवर कर लेंगे तो आगे पूरी की पूरी क्लास ये बार बार जब नंबर सामने आएंगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी, और कोई बात नहीं। तो स्टेट जो है राज्य के बेसिकली यहाँ पे राज्य के उन्होंने 6 हिस्से किए हुए हैं। अब 6 भी क्यों हैं वो भी बता देता हूं। और एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 1 2 3 4 5 और 6। पहला जो भाग है इसका अध्याय है, जैसे भाग नंबर 6 का पहला आर्टिकल 152, उसके लिखा हुआ है द जनरल। इसमें लिखा होता था भाई जो ये राज्य है ना, देखो जहां जहां भी राज्य शब्द है भाग नंबर 6 में, उसका मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर का संबंध भाग नंबर 6 में कहां है। एक ही आर्टिकल है 152 152, वो कहता है कि जहां पे भी राज्य लिखा होगा वहां पे जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरा का पूरा सिस्टम अलग था। तो भाग नंबर 6 द जनरल एक इसका हिस्सा है, इसको छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर पता होना चाहिए कि पहला अध्याय है। जैसे इसमें अध्याय पूछ लिया था एक बार, एचसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो अध्याय 2 है उसमें बताई उसकी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका में यहां पे बना लेता हूं 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6, उसी में कम कंटिन्यू कर लेना। पहला आर्टिकल 152 जनरल, आर्टिकल 153 से 167 तक 167 तक है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 168 से 212, आर्टिकल 168 से 212 तक है विधायिका लेजिस्लेटिव। हरियाणा में विधानसभा है, कई राज्यों में विधान परिषदें भी होती हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पे लिखी हुई है, बस ये नंबर नाम 2-3 बार सोच लेना। जब हम स्टार्ट करेंगे पूरा अच्छे से एक सिलेबस का, ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी संविधान के लिए जो मैं क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितनी में मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं लगभग 5-6 सालों से, मैं पहले इसी चीज को बच्चों को दे देता हूँ, ताकि बच्चे क्या होता है थोड़ा डर निकल जाता बच्चे का कि ऐसी कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। अब ये नहीं है कि आप ये सोच के चलो कि इसको पढ़ू क्यों, क्योंकि संविधान है, पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन आते हैं तो हम पढ़ रहे हैं। इसको क्लियर करके फिर आपके डाउट लेके आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद कल इसको आगे कंटिन्यू करके एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो आर्टिकल 162 से 212 तक है विधायिका। आर्टिकल 213 ये है अध्यादेश, मतलब ऑर्डिनेंस। यहाँ पे अध्यादेश पास कर रहा कौन, राज्यपाल। और इसके बाद इनके पास है हाई कोर्ट भाई। तो हाई कोर्ट जो भारत का हरियाणा राज्य में हाई कोर्ट है, जैसे चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 से 232 तक ये हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसके बाद नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतलब जिला न्यायालय जो होते हैं ना उनको कह देते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वर्ड आता है इसीलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, शब्द पता लगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आज तक हमने सुना ही नहीं। तो आर्टिकल 233 से 237 तक इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। तो हमें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आ जाए, ये नंबर जब याद हो जाएंगे ना 233 से 237, कभी भी जिला न्यायालय के बारे में क्वेश्चन आएगा, कई बार मैंने इसे देखा है एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पूछा है बताओ सुप्रीम कोर्ट की ये ताकत भाई अपना फैसला बदलने की शक्ति कहाँ लिखी हुई है। ऑप्शन उसने क्या दे रखे हैं 52, 238 ऐसे ऑप्शन दे दिया, 380 ऐसे ऑप्शन दे दिया, 137। अब जिसको ये पता है कि 124 से 200 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, तो सिंपल सी बात है एक ही आर्टिकल उसके बीच में आ रहा है। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हुए हैं। अगर आपको केवल आइडिया है इस आर्टिकल से इस आर्टिकल के बीच में ये चीज है, तो उसी से आप बहुत सारी बातों को आराम से रिलेट कर लोगे, याद भी रहेंगी। तो आर्टिकल 152 होगा क्लियर। एग्जीक्यूटिव जो है नीचे होता है गवर्नर। तो आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है गवर्नर को, आर्टिकल 162 162 तक गवर्नर है। 163 और 164 ये दोनों बताए गए हैं, एक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक है सीएम।
इसके बाद आर्टिकल, ये दोनों इकट्ठे हैं, मतलब 163 64 में दोनों को बताया गया है जब पढ़ेंगे। इसके बाद है एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165। ये दो दो आर्टिकल बच गए आपको, ये दो आर्टिकल कहाँ गए? तो ये है सीएम पीएम के लिए भी दो छोड़े हुए हमने। वे है वही सलाह देना अगर बाई चांस कभी राष्ट्रपति को लगे कि मेरे को पता होना चाहिए इस बारे में, तो वो कह देता है ये बात बताओ, तो उसका फर्ज है उस बात को उसको प्रोवाइड करे, उसके बारे में सुविधाएं। इसके बाद वही लेजिस्लेटिव में वही सेम होता है, राज्यपाल तो हमने यहाँ पढ़ ही लिया। तो राज्यपाल के बाद होती है विधान परिषद नाम का एक सदन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक आर्टिकल है 169। तो आर्टिकल 168 में तो भाई राज्य की विधान पालिका बनेगी। 169 में विधान परिषद का हम स्थापना कर सकते हैं, वी कैन इस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। और 171 में इसका गठन बताया गया है कि किस कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। विधान परिषद के बाद विधानसभा, भाई लेजिस्लेटिव असेंबली जो हर राज्य में होती है, ये है आर्टिकल 170। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार लगा के लिख लेना चाहिए, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इनको जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे केवल एक नंबर दे रहे हैं, विधानसभा का मतलब याद आते ही आपको आना चाहिए 170 बस। जब आपको पूछे यार राज्य की विधायिका, तो सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए 168 से 1212 तक। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट को भाग नंबर 6 में या संविधान में कहा बनाया गया? ऑप्शन क्या दिए उसने? 6 नंबर भाग के भाग नंबर अध्याय नंबर 5 में, ऐसे उसने ऑप्शन दिए हुए थे। आप देख लो, चेक कर लो, उसके अंदर आपको बाकायदा ऑप्शन मिलेंगे। जिसको ये नहीं पता कि ये 5 नंबर कैसे बना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये अध्याय में तोड़ दिया उसने, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो हाई कोर्ट किस में आया? भाग नंबर 6 के 5 नंबर अध्याय में, चैप्टर 5 उसका, और 6 नंबर। ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा, किसी राज्य की विधायिका का गठन किसी भारत के संविधान के किस भाग के किस अध्याय में होता है? तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, हर राज्य में विधानसभा होती है बाकायदा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 170 आर्टिकल बाकायदा विद क्वेश्चन, विद आर्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। ये अध्यादेश भाई आर्टिकल 123 213 हाई कोर्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। अंडरस्टूड? तो अब थोड़ा सा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, भाई क्वेश्चन क्या क्या आए हुए थे, और कल इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो कौन सा मूल अधिकार भारत के संविधान से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? आप आंसर टाइप कीजिए कि कौन सा था, कैसा कौन सा मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, जिसको हमने भारत के संविधान में हटा दिया संविधान संशोधन के द्वारा। अब 7 थे, बाद में एक हटाया, आज के दिन 6 हैं, तो कौन सा था जिसको हमने हटा दिया? ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको आंसर पता चल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या मूल अंतर है? तो मेन अंतर है, क्या अंतर है भाई? पर्सनल राइट है, लीगल राइट्स है नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यस ऑफ कोर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इनफोर्सिबल, बस यही डिफरेंस है। आप जस्टिसेबल कह लो, नॉन इनफोर्सिबल कह लो। एक को कानून के द्वारा जबरदस्ती लगवाया जा सकता है, भाई समानता नहीं मिली तो लगवा सकते हैं, एक को नहीं लगवाया जा सकता, सिंपल सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होती, डीपीएसपी नहीं, बिल्कुल उसको आप मांग नहीं सकते भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ये समझ में आ गया। अब ये देखो भाग नंबर 5, पार्ट नंबर 5 किससे संबंधित है? 5 नंबर हमने किसके लिए पढ़ा था? यूनियन। ये अगले क्वेश्चन पढ़ गए, चाहे बेशक सीधा आंसर टाइप करो। तो यूनियन जो है हमने देखा, द यूनियन जो हमने समझा यहाँ पे, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट भी किया। उसको इसी नंबर को बस आपको बार बार कल आपको अच्छे से इन चीजों को अच्छे से अपने हाथ से बनाना है, अच्छे से कलरफुल पेन से एक बार इसको क्रिएट कर लेना। इतना बता रहा हूं आपको कि आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी पॉलिटी, बच्चे हैं कुछ भी नहीं है।
इसके बाद है भारतीय द्वारा कितने मूलभूत अधिकारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कितने मूलभूत अधिकार हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखो मतलब इतने धुरंधर बच्चों के सामने में बैठा हूं और मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि मतलब मुश्किल है ये क्वेश्चन। सॉरी बाई मिस्टेक आ गया, ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये है, सॉरी ये भी नहीं, ये एक मेन है, यहां तक था। इसके बाद है ये कि संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर रिप्रेजेंटेटेड। ये 44th नहीं है, 44th में तो हाँ 42nd है। 44th में हमने प्रॉपर्टी के राइट को अबोलिश किया था, हटाया था 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद पंचायती राज पर कौन सी कमेटी किस किस वर्ष बनाएगी, अभी आज ये हम डिस्कस करने वाले थे। अभी हमने मतलब ये है कि ऑलमोस्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो यहाँ तक ये हम अगली जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। उच्च न्यायालय, देखिए ये क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन कहाँ पर लिखित, ऑप्शन क्या था, भाग नंबर 6 के भाग अध्याय 4 में, भाग नंबर 6 के अध्याय 2 में, भाग नंबर 5 के अध्याय 4 में, भाग नंबर 6 के अध्याय 5 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 6 के 5 अब पता चल रहा होगा आपको 6 का 5 क्यों है। अब यहाँ पे आपको देखो कितना सिंपल लग रहा है। अब अगर इसी को नहीं पढ़ा होता पेपर में बैठते हैं तो लगता है भाई पता नहीं क्या रॉकेट साइंस आ गई। तो ध्यान रखो कि वो कोई ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। वो एक सीरियसली मैं देख के क्वेश्चन ऐसा लगता था मतलब कि सीरियसली एसडीएम बनने के लिए क्वेश्चन पेपर है। आपको बच्चों का खेल लगने लग जाएगा। क्या है, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन मेंस के, लगभग 10 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता, और आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या बात है क्या नहीं, कैसे चीजें बनी हुई हैं कैसे नहीं। कई बार क्या होता है आपसे, देखो लाइफ तो जीनी है, यहाँ पे समझने का एक मतलब ये केवल नहीं है कि हमें पेपर पास करना है। एक बात ये भी है कि कल को आप ऑफिसर बन जाएंगे, कोई आपसे पूछ ले कुछ, अब आप रट्टा मार के उस टाइम पे कुछ लिखा समझा, उस चीज की बजाय आप समझ के गए हैं, किसी को एक्सप्लेन करना, कोई बात बतानी, आप आराम से बता देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखो भारत के संविधान के विभिन्न भाग, विषय एवं अनुच्छेद, ये देखो इनके मैंने नाम बाकायदा लिखे हुए आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये भाग नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 नंबर नागरिकता, 3 मूल अधिकार, 4 नीति तत्व, किस किस आर्टिकल्स तक हैं, यूनियन। कमेटीज का क्वेश्चन ये था कि भारत की पंचायती राज के लिए कौन सी कमेटी किस किस वर्ष बनाई गई थी। ये उन्होंने ऑप्शन दिए थे भाई, ये कमेटी जैसे भाई आपने सुना होगा अशोक मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, ठीक है। ऐसे ही एक कमेटी है जैसे पी के थुंगन है। इस टाइप की क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था कौन सा ठीक है, ठीक है। जब एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि आपको आगे कंप्लीट करना है, अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये भाग है, भाग नंबर 7 नंबर जो है वो अब संविधान में नहीं है। हाँ बिल्कुल बलवंत राय। तो पार्ट नंबर 8 संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज, ये अभी मैंने डिस्कस किए नहीं है, तो इसको कल डिस्कस करेंगे अच्छे से कहानियों के साथ, कौन कब क्या आया, कहाँ गया, क्यों गया। तो जब उसके बाद आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो क्लास आपको कैसी लगी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको पॉलिटी, जब तक पॉलिटी पूरी हो तब तक आपको इतनी बार रिवाइज हो जाए कि आपको वैसे ही कभी याद ना करना पड़े। ये इंपॉर्टेंट 22 भाग हैं, आपको लिखे लिखाए विद आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी कि इसका मेन रिलेशन किस चीज से है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, आप पूछ लो, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको बता दिया गया था। किसी को कोई डाउट हो भाई। साउथ अफ्रीका का ये बताया था भाई, अगर हमारे देश के संविधान में कोई बात हमें चेंज करनी पड़ जाए तो चेंज करने की जो प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली हुई है। यस सर बोलिए शहजादी।
सर ये जो आपने आर्टिकल 166 और 167 के बारे में बताया कि नहीं है इसमें कुछ, वो क्या है? मुझे वो समझ नहीं आया सर, प्लीज वो रिपीट कर ये देंगे है, आप? देखो सर क्या है, तो 156, नहीं सर, 166 और 167। हाँ 166 और 167 देखो क्या है, जनरल एग्जामों में नहीं हाँ पूछा जी, हाँ जी। जाता। बाकी क्या है उसमें ये हम्म, बताया गया कि भाई अगर हमारे देश का कोई जैसे गवर्नर है, मान लो हरियाणा गवर्नर है, और हरियाणा के गवर्नर को किसी चीज के बारे में कोई क्यूरियोसिटी, जनरली जनरली नहीं होता कि भाई कि हर बात किसी गवर्नर को पता हो, उसको किसी बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो कह देता है सीएम को कि भाई हमें ये जानकारी प्राप्त, मतलब मेरे को चाहिए इस जानकारी। तो वो बात सीएम की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है उसका कि वो बात उसको प्रोवाइड करवाई जाए। ये आर्टिकल 166 और 167 में बताया गया है। उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, एक गवर्नर अगर उससे कोई डिमांड करता है, कोई बात पूछना चाहता है मेनली, तो वो कैसे बताए। ये है कोर्स के लिए, आप आराम से कॉल कर सकते हैं, और ये वो नंबर है जहां पे आप बात कर सकते हैं। हाँ सर, समझ में आ गई बात है? हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, इट्स माय प्लेजर।